अच्छा जी, मैं अभी आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो एस्से का दिन होता है ना, जो पेपर होता है आपका, ठीक है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? उसके हवाले से डिस्कशन ज़रूरी है ताकि कोई बच्चा गलती ना करे उसके हवाले से, ठीक है? तो मैं अभी जो है वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। 1 मिनट। अच्छा जी, ये आपके सामने मैंने जो है वो आई होप कि आपको सबको जो है वो स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है? मैं इसको ज़रा साइड पे कर लूँ। आपका एग्ज़ाम हॉल होता है तो आम तौर पर ऐसा होता है जब भी आपका शेड्यूल आता है मतलब डेट शीट आती है तो उसमें फर्स्ट डे आपका ऐसे हो जाता है। ठीक है, एक टाइम था कि दिन में 1 पेपर हुआ करता था लेकिन अब जो है तकरीबन पिछले 3-4 साल से दिन में 2 पेपर होते हैं आपके। ठीक है, अब ऐसे का फर्स्ट टाइम भी हो सकता है, आपका सेकंड टाइम भी हो सकता है। इस मर्तबा मेरे ख्याल से जो है वो सेकंड टाइम हुआ था या शायद बल्कि फर्स्ट टाइम हुआ था। इस बार फर्स्ट टाइम हुआ था, हमारे टाइम सेकंड हुआ था। थोड़ा सा मैं आपको अपनी स्टोरी जो है वो शेयर करता हूँ कि मेरे साथ ऐसे में क्या हुआ। ये किसकी वीडियो ऑन है? कासिम, आप वीडियो प्लीज ऑफ कर लें, ठीक है? मेरे साथ ये हुआ था कि हाँ जी, जो हमारा पेपर था तकरीबन सेकंड टाइम था, तकरीबन 1-2 पीएम, ठीक है? 2 बजे हमारा पेपर था और उससे पहले हमारा इंग्लिश का था, जो कि तकरीबन जो है वो 9 बजे से लेकर आपका जो है वो 9 एएम टू 12 पीएम था हमारा, ठीक है? उसके बाद ब्रेक थी और हमारे इसमें जो है वो इंग्लिश का पेपर हुआ है। और आपको याद है कि हमारे टाइम जो इंग्लिश का पर्चा आया था बहुत मुश्किल था। तो जब मैंने पेपर को देखा और ज़ाहिर है सबसे पहले एमसीक्यूज़ आते हैं, मैंने एमसीक्यूज़ को देखा और तो मुझे फ़ील हुआ कि ये इस टाइम जो है वो कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है हमारे साथ। तो बहुत ही मुश्किल पेपर उसने दे दिया है। ऐसे लफ्ज़ थे जो शायद कभी पढ़े भी नहीं थे। उसमें हार्डली 1 या 2 लफ्ज़ थे जो मुझे लगता है कि शायद मेरे ठीक हुए थे। तो मैंने किए, उसके बाद जो है मैंने वो एमसीक्यूज़ कर लिए, उसके बाद वो वापस कर दिए, जब उसके 30 मिनट खत्म होते हैं वो ले लेते हैं आपसे। देन उसके बाद हमारा जो है वो सब्जेक्टिव पेपर मिल जाता है आपको। तो जब मैंने उस पेपर को देखा तो उसमें ट्रांसलेशन थी, इडियम्स थे, पेयर ऑफ वर्ड्स थे और तो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद मेरा ऐसे ये जो इंग्लिश का पर्चा है वो फेल होने वाला है। तो मैंने ऐसे करना स्टार्ट किया, ठीक है? और उसके अंदर मैंने जो सवाल थे वो मैंने किए। पहले चीज़ें मुझे अच्छी आती थी, ज़ाहिर है पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं या इडियम्स होते हैं या पंक्चुएशन है या आपकी जो है वो करेक्शन होती है, वो आप पहले कर लेते हैं, मैं वही करता रहा हूँ। वो मैंने किया, रफ़ में मैं सारा पर्चा रफ़ में करता हूँ, रफ़ में किया। उसके बाद ट्रांसलेशन मैंने स्टार्ट की, तो मुझे फ़ील हुआ कि जो फर्स्ट सेंटेंस है मुझे उसकी समझ नहीं आ रही और मैं बहुत डाउट में था कि इसको मैं क्या करूँ, इसको कैसे ट्रांसलेट करूँ? एंड में मैंने यही डिसाइड किया कि मैं इसको ट्रांसलेट ही नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये सेंटेंस मुकम्मल नहीं है। तो मैंने उसको जो है वो बगैर फर्स्ट सेंटेंस को ट्रांसलेट किए मैंने जो है उसे किया और फिर जब मैंने उसे रीड करना स्टार्ट किया तो मेरे पास टाइम का इशू आ रहा था और एंड पे ऐसा होता है कि इंग्लिश के पर्चे में मैं हमेशा जो है वो 15-20 मिनट मेरे पास एक्स्ट्रा होते हैं, मैं हमेशा निकल जाता हूँ पहले ही। लेकिन इस बार जो हमारा था उसमें ये हुआ कि मुझे एंड तक उसे नीट करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी और मुझे लगा था कि अब चीज़ें मेरी जो है वो नीट नहीं हो सकती, ट्रांसलेशन भी रहती है, प्रेसी भी रहती है और ये चीज़ें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। और जब मैंने पर्चा उसे मुकम्मल किया, बहुत बुरी तरह से करके दे दिया और हम एग्ज़ाम हॉल से 12 बजे निकल गए। अब जो था 12 से लेकर 2 बजे तक आपकी ब्रेक होती है, उस ब्रेक में मैं तो मेरे माइंड में मुसलसल ये चीज़ चल रही थी कि ये मेरी लास्ट अटेम्प्ट है और मेरा इंग्लिश का पर्चा फेल हो चुका है, तो अब मुझे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला जो हमारा नेक्स्ट पेपर है वो ऐसे का है, तो मैंने कहा कि सोचा माइंड में कि मुझे अब ऐसे में बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो है इंग्लिश है वो तो फेल हो चुका है। और मैं उस 2 घंटे में जो ब्रेक होती है उसमें मैं इसी कश्मकश में रहा कि मुझे लास्ट अटेम्प्ट है, वापस जाना चाहिए घर, अगला पर्चा देना चाहिए या वापस जाना चाहिए घर। क्योंकि मुझे ये डाउट था, तकरीबन 90% ये था कि मेरा इंग्लिश जो है वो फेल हो चुका है। ठीक है? और मैं वो 2 घंटे बहुत मुश्किल से गुज़ारे, ना तो कुछ खाया गया, ना कुछ पिया गया और ना मैंने कुछ चीज़ें रिवाइज़ की। बस वो 2 घंटे मैं इंतहा की परेशानी में मैंने गुज़ारे। लास्ट टाइम पे आपको बता दूँ बंदा किस हालत में हो सकता है। एंड पे मैंने ये डिसाइड किया, मैंने कहा यार कि अब मैं आ गया हूँ, यहाँ पेपर भी देने हैं, लास्ट अटेम्प्ट भी है, चलें अब एस्से जो है वो उसके अंदर बैठ जाते हैं। तो जब मैं वहाँ पे गया, एस्से दिया, जो टॉपिक था मुझे अच्छा लगा, मैंने उस पे लिखा और वो जब रिज़ल्ट आया तो वो जो है वो इंग्लिश भी पास हो गई और वो एस्से भी पास हो गया बड़े अच्छे स्कोर से। ठीक है? तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपका जो
पहला पर्चा हो वो ऐसे का हो, आपको इतना शौक लगे कि वो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं। ठीक है, तो आपने अपना जो पहला पर्चा है उसकी जो परफॉर्मेंस है अगले पर्चे पे नहीं डालनी है आपने। उसकी वजह से उसे आपने जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होने देना उसको। ठीक है ना? आपने ये भूल जाना है कि आपका पहले क्या हुआ है। हर पर्चा आपने पास करना है और हर पर्चा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हर पेपर इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो हो गया वो हो गया। अब आगे आपने मूव करना है आपने, ठीक है ना? अगर आप उसे उस बर्डन को उस जो वो आपका कॉम्प्लेक्स है या परेशानी है उससे कैरी ऑन करते रहेंगे और आप अगले पर्चे के अंदर उसी पे सोचते रहेंगे तो आपको वो जो 3 घंटे हैं नेक्स्ट पेपर के वो आपके खराब हो जाएँगे। क्योंकि ये कॉम्पिटिशन है, रेस है, इसके अंदर हर प पेपर को पास करना है और सिर्फ पास करना नहीं है बल्कि अच्छा स्कोर भी लेना है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि अगर कोई पर्चा बुरा हो जाता है या आपका एसे जो है वो एज़ एक्सपेक्टेड जैसे आप कर रहे थे वैसा नहीं होता, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने चले जाना है। या आपका अगर पहला एग्ज़ाम आपका इंग्लिश का है और वो अच्छा नहीं होता तो आपने एस्से के पेपर पे उसको जो है वो असरअंदाज़ नहीं होने देना। जी, आपने ख़्याल रखना है। अब हम देखते हैं कि आपने जो है वो एस्से को अप्रोच कैसे करना है, वो अपने 3 घंटे कैसे करने हैं। हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि आपका जो पेपर है वो तकरीबन 9 बजे स्टार्ट होता है, यानी कि फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है आपका। 9 एएम जो है वो आपका पेपर स्टार्ट होता है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली 9 बजे आपको जो है पेपर मिलना शुरू हो जाते हैं हर सेंटर के ऊपर। आपके पास 9 से लेकर 12 बजे तक टाइम होता है, 3 घंटे होते हैं, आपने वो 3 आवर्स कैसे यूज़ करना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? अब उसमें मैं ये कहता हूँ कि जो फर्स्ट 5 मिनट्स हैं, ठीक है? जो पहले 5 मिनट हैं वो आपने किस पे लगाने हैं, टॉपिक सिलेक्शन पे लगानी है, ठीक है ना? अब जब टॉपिक सिलेक्शन आप करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपने हमेशा जो है वो याद रखनी है, उनको भूलना बिल्कुल नहीं है आपने। नंबर 1, जब भी आपके पास पेपर आएगा ऐसे का, उसमें पीएमएस में 6-7 टॉपिक होते हैं, सीएसएस में 10 टॉपिक होते हैं। आपने उस पूरे पेपर को शुरू से लेकर एंड तक आपने पढ़ना है, आराम से पढ़ना है उसको। अगर आपको कहीं पे कोई कीवर्ड नज़र आ जाए ऐसा जो आपका तैयार किया हुआ है और आपने उस पे जंप नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना आपने। आपने वो तमाम टॉपिक्स को केयरफुली और आराम से पढ़ना है एक बार। 1 मिनट में आपको लग जाएगा, आप उसको 2 मिनट में पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब आप उसे पढ़ लेंगे तो आपने उसमें शॉर्ट लिस्ट करने हैं टॉपिक्स। और जब शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो वो टॉपिक्स आपने शॉर्ट लिस्ट करने हैं जिसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस है या उससे रिलेवेंट आपने ऐसे प्रैक्टिस किया है, उससे मिलता-जुलता आपने ऐसे प्रैक्टिस किया है। और नंबर 2 कि उसके ऊपर आप लिख सकते हैं, आपकी रिसर्च है, आपके पास जो है कुछ डेटा वगैरह है। ठीक है ना? कभी ऐसा टॉपिक जो बहुत आसान है, आपको लगता है कि बहुत आसान टॉपिक है लेकिन उसके ऊपर आपने कभी ऐसे नहीं लिखा, उसे आपने चूज़ नहीं करना। वहाँ 1-2 सफ़ा लिखने के बाद आप खाली हो जाएँगे, आप ब्लैंक होगा, आपके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो आपने हमेशा उस रास्ते पे चलना है जिससे पहले आपकी प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है ना? मैंने मिसाल दी थी शुरू में कि आप जब फॉर एग्ज़ाम्पल मुल्तान से इस्लामाबाद जा रहे हैं, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी जो है वो सफ़र किया है, एक रास्ता बिल्कुल नया है। तो आपने उस रास्ते पे जाना है जिस पे सफ़र किया हुआ है आपने। आपने कोई रिस्क नहीं लेना आपने, ठीक है? तो आपने वो टॉपिक लेनी है जिसकी प्रैक्टिस है, जो आप उस आपके एरियाज़ में आते हैं, जिस पे आपका रिसर्च है, क्योंकि आपने सिर्फ़ पास करना है ऐसे। अब आपने 3 टॉपिक फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये करते हैं कि आपने 3 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। अब 3 में से ज़ाहिर है आपने जो है वो 1 करना है, तो अब आपने इसको शॉर्ट लिस्ट करना स्टार्ट कर देना है। 3 लेने हैं, 2 लेने हैं, जो भी लेने हैं, 4 लेने हैं, 3 लेने हैं। बट मैंने 3 लिए थे, उसके बाद मैंने उसको 2 किया। अब आपने जब 3 ले लिए, हम ये फर्ज़ करते हैं आपने 3 लिए। अब आपने 2 करने हैं। अब उसमें से आपने देखना है कि उसमें से बेस्ट आपका कौन-सा है। लाइक मैंने जब 3 टॉपिक लिए तो उसके बाद मेरे पास जो 2 ऑप्शन बचे थे वो था ग्लोबलाइज़ेशन का और जेंडर इक्वालिटी का। तो मैंने कंपैरिज़न किया कि मेरे पास जेंडर इक्वालिटी के ऊपर जो है नॉलेज अच्छा है, रेफरेंसेस भी हैं, डेटा भी है, प्रैक्टिस भी है। जो ग्लोबलाइज़ेशन है उसमें मेरी रिसर्च अच्छी है, मेरे पास रेफरेंस के लिए चीज़ें कम हैं लेकिन उसमें प्रैक्टिस भी नहीं है मेरी। तो मैंने उस टॉपिक को लिया जिसमें मेरी प्रैक्टिस थी, तो मैंने जेंडर इक्वालिटी को ले लिया। तो आपने भी शॉर्ट लिस्ट करने हैं, उसके बाद 2 पे फिर एंड के ऊपर आपने एक टॉपिक लेना है जिसके ऊपर आप आराम से लिख सकते हैं। टॉपिक को समझ लेना है कि उस टॉपिक का मतलब क्या है। यानी कि वो आर्गुमेंटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, उसमें क्या पूछा जा रहा है, वो आप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल क्लियर होंगे। ठीक है ना? अगर आप टॉपिक में कन्फ्यूज़्ड हैं, आपको लगता है कि इसमें आप क्लियर नहीं हो रहे या आपको एक बात समझ नहीं आ रही, कुछ ऐसा वर्ड है जिसके आपको जो है उसका मतलब क्लियर नहीं हो रहा या आपको उस एस्से की डायरेक्शन समझ नहीं आ रही, तो आप उसे बिल्कुल नहीं लेंगे आप उसको, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आपने देखने के बाद आपने टॉपिक सिलेक्शन करनी है। पहले 5 मिनट में आपने जो है टॉपिक अपना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट 35 मिनट्स होते हैं, जो नेक्स्ट 30 मिनट्स होते हैं ना, ठीक है ना? तो उसके अंदर आपने क्या करना है, रफ काम करना है, ठीक है? नेक्स्ट 30 मिनट्स में आपने जो है वो रफ वर्क करना है। अब रफ के अंदर क्या-क्या चीज़ें आएँगी, ठीक है? आपकी जो है रफ के अंदर आती हैं, थीसिस स्टेटमेंट आती है, ठीक है? रफ के अंदर थीसिस आएगा, प्लस आपकी जो है वो आउटलाइन आएगी, प्लस आपका जो है वो इंट्रो आएगा, ठीक है? अगले 30 मिनट में आपने रफ में ये चीज़ें करनी हैं, ठीक है ना? यानी कि आप जब टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं और आपने जो है वो
पेज की दूसरी साइड पे जाना है जहाँ पे रफ वर्क करते हैं, आपने वहाँ पे चले जाना है। वहाँ पे आपने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक लिखनी है, उसे चेंज करना है, बदलना है, जो भी करना है उससे एडजस्ट करना है वो आप करें उसके अंदर। वो आप अपना ऐसे का जो है स्टेटमेंट क्लियर कर लें, उसके बाद उसकी बेस पे रफ आउटलाइन बने। अब उसमें रफ आउटलाइन में ये है कि आप जो है वो मुकम्मल सेंटेंसेस के बजाय शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं। टाइम कम होता है तो आपने जो है वो मुकम्मल करने के बजाय आप उसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, बट आपने माइंड में रखना है कि आप इस पॉइंट में क्या लिखना चाहते हैं। जब आप आउटलाइन बना लेंगे, स्टेटमेंट कर लेंगे, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन को भी एक बार रफ में लिख लेना है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन को एक बार लाजमी रफ में लिखना है आपने। जब ये 3 चीजें कर लेंगे तो आपके पास तकरीबन 35 मिनट्स आपके चले जा चुके होंगे, आपके 35 मिनट खत्म हो चुके हैं आपके। अब आपके पास जो है वो 2 घंटे हैं और आपके पास 25 मिनट्स हैं। इस टाइम के अंदर आपने अपना ऐसे मुकम्मल करना है। अब आपने जो है वापस जाना है अपनी किस के ऊपर जहाँ से आपने ऐसे स्टार्ट किया, अपना टॉपिक लिखना है, क्वेश्चन टॉपिक लिखना है, बस क्वेश्चन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, टॉपिक लिखनी है उसका। जैसे मैं आपको समझाया आउटलाइन बनाने का स्टाइल, ठीक है। आप आउटलाइन की हेडिंग दें, उसके बाद इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक, और इसी तरह आप अपना जो है वो आउटलाइन को लिख सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आउटलाइन को एंड के ऊपर आप नीट कर लें, ठीक है, लेकिन आपने स्पेस छोड़नी है उतनी। अगर आपका 2 सफ़े की आउटलाइन है तो 2 सफ़े छोड़ दें, 3 सफ़े की 2.5 सफ़े की जा रही है तो 3 सफ़े छोड़ दें आप। तो आपने स्पेस अगर चाहें तो एंड के ऊपर भी आप आउटलाइन को जो है वो नीट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रेफर करता हूँ कि मैं शुरू में कर लूँ इसको, ठीक है। अगर इसमें आप लोग अनईजी फील करते हैं, अनकंफर्टेबल है, तो अब एंड पे कर लें आप इसको, ठीक है ना, जैसे आपके लिए आसानी हो। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन जो आपने सेम लिखा था सेम टू सेम उठा के आपने यहाँ पे लिखना है, उसे नीट करना है। उसके बाद आपने बॉडी के पैराग्राफ स्टार्ट कर देने हैं। जब बॉडी के पैराग्राफ्स आप करेंगे तो उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि किसी पैराग्राफ में आपके पास रेफरेंस कोई चीज़ ना आ रही हो, क्योंकि ना तो आप बहुत ज़्यादा सोचने पे टाइम लगा सकते हैं, ना आप बहुत ज़्यादा वेट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम जा रहा होता है और आपने अपना ऐसे मुकम्मल करना होता है। तो अगर किसी पैराग्राफ में कोई रेफरेंस नहीं आ रहा तो आप परेशान ना हों, आप चले जाएँ। बट कोशिश करनी है कि जो शुरू वाले पैराग्राफ्स हैं वो ऐसे लिखें जिसके अंदर आपके पास रेफरेंस हो। कम से कम आपके 2 से 3 पैराग्राफ ऐसे हों जिस किसी में कोटेशन आ रहा हो, किसी में बुक का हवाला हो, किसी में केस स्टडी हो, कोई एग्जांपल आ रही हो। उसके बाद दरमियान में एक आध पैराग्राफ आप छोड़ दें जिसमें अगर आपको लगता है कोई रेफरेंस नहीं है तो आप उसको जो है वो छोड़ देते हैं। उसके अंदर आप वैसे लिख लें आप उसको, ठीक है, आर्गुमेंट्स अच्छे करके दे दें। देन आप उसके बाद 2-3 पैराग्राफ्स में कुछ चीज़ें डाल दें। तो ओवरऑल एक आपका जो 15 से 18 ऐसे पैराग्राफ्स का ऐसे है, उसके अंदर 3 से 4 बुक्स के हवाले होने चाहिए, ठीक है, 3 से 4 एग्जांपल्स होने चाहिए, 1-2 कोटेशन होना चाहिए, और इसी तरह जो है वो रेफरेंसेस किसी रिपोर्ट का हवाला हो, किसी इदारे की रिसर्च रिपोर्ट का हवाला हो, किसी रिसर्च पेपर का हवाला हो, एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें आपने जो है वो अपने उसके अंदर रखनी है। देन आपने जो है वो एंड के ऊपर इंट्रोडक्शन मुकम्मल करना, सॉरी, जो कंक्लूजन है वो आपने लाजमी मुकम्मल करना है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं कि अगर किसी बच्चे के 38, 35, 37 नंबर आ रहे होते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि तकरीबन उनका जो आप यूँ समझें कि जो उनका कंक्लूजन है वो मुकम्मल नहीं हो पाता, वो उसको मुकम्मल नहीं कर सकते, उसका टाइम ख़त्म हो जाता है और उसको जो है वो इनकम्प्लीट अपने ऐसे छोड़ के आते हैं, और जिसका भी ऐसे इनकम्प्लीट है वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो आपने इंट्रोडक्शन, सॉरी, जो कंक्लूजन है उससे भी आपने मुकम्मल करना है, और एंड के ऊपर जो है वो आपने कोशिश करनी है कि अपने एस्से को एक बार प्रूफ रीड लाजमी करें, प्लीज़ लाजमी प्रूफ रीड करें, आउटलाइन से लेकर कंक्लूजन तक। जहाँ पे आपको लगता है कि कोई स्पेलिंग की मिस्टेक छोटी छोटी ग्रामर की है उसे आप ठीक करें, फुल स्टॉप की है, पंक्चुएशन की है, कैपिटलाइजेशन की है, कोई फैक्ट आपने गलत कर दिया है, कोई सेंटेंस थोड़ा बहुत आप चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हर पेज के ऊपर या बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग या कटिंग नहीं करनी है आपने, ठीक है ना। जो छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं आप उसे कर सकते हैं तो ये आपका 3 घंटे का है, तो इसमें आपने जो है वो पहले 5 मिनट में टॉपिक सिलेक्शन करनी है, अगले 30 मिनट में आपने जो है वो क्या करना है, अपना रेफर करना है जिसमें आपकी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है, आउटलाइन है और इंट्रोडक्शन है। उसके बाद अगले 2 घंटे और 20 मिनट में आपने एस्से को मुकम्मल करना है, और आखिरी 5 मिनट में 7 मिनट में आपने उसको प्रूफ रीड करना है। जब आप उससे पेपर वो छीने तब आपने उसको देना है, ठीक है ना। अपना ऐसे मुकम्मल करना है, हर हवाले से तसल्ली करके आनी है आपने। ये आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है, ठीक है। हमारे उस्ताद कहते हैं कि जो CSS है उसमें पेपर तो 11 होते हैं लेकिन इम्तहान एक होता है और वो ऐसे का होता है, तो आपने वो इम्तहान फेल नहीं करना किसी हाल में भी। अगर आप यही पेपर पास कर लेते हैं, यही पेपर, तो तकरीबन 98% चांस है कि आप जो है वो निकल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर जो है वो इसको सीरियस लेना है, सिर्फ इसको आपने पास करने का माइंड रखना है कि इसको फेल नहीं होने देना आपने। अगर आपका ये माइंड सेट बन जाएगा ना आज से, तो आप ऐसे में फेल नहीं होंगे आप, ठीक है। इसके हवाले से कोई सवाल हो तो पेपर के हवाले से, एग्जाम डे के हवाले से, तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, 10 मिनट में। यार अब्बास, आप बड़े मैंने ये महसूस किया कि आपको ये बहुत फियर है, बहुत खौफ है, क्यों है ऐसा खौफ?
मतलब आप टॉपिक के बारे में परेशान है कि डेमोक्रेसी का टॉपिक ऐसा आ जाए जिसमें आपको पता भी ना हो, और फिर आप कहते हैं कि 10 टॉपिक में से कोई टॉपिक ऐसा ना हो जिसको आपको आता ही ना हो। क्यों, ऐसा क्यों है यार? मतलब इतना पेसिमिज्म क्यों है? ठीक है ना, इसका जवाब वही है हमेशा। देखें, जिस बंदे की तैयारी है, आप लोगों ने इस सेशन में प्रैक्टिस की है, इसके बाद भी आप करेंगे, तो आप इस काबिल होते हैं कि आपको ऐसे लिखना तो आता है ना। इस स्टेज पे आपको ऐसे लिखना सबको आता है कि आप ऐसे, ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ब्लैंक जाएंगे या आपका ऐसे का पेपर ब्लैंक जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। अब उसके अंदर आपने वो टॉपिक ढूंढना है जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं, जिसके ऊपर आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। करेक्शन कैसे करनी होती है, मैं आता हूँ उसकी तरफ भी। देखें, जो आपने करेक्शन करनी है, पूरे सेंटेंस को नहीं करना आपने। ठीक है, कोई एक आध लफ्ज होता है तो उसको जो है वो आप उसके ऊपर कर लें, छोटा सा जो है वो, ठीक है ना, उसके ऊपर लिख लें आप उसको। उसको कटिंग ना करें, बेहतर है। छोटा सा उसके लफ्ज ब्रैकेट लगा के उसे क्रॉस कर सकते हैं, उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, या अगर आपको लगता है कि कोई नंबर है, कोई फिगर है, कोई फैक्ट है, वो हो सकता है तो उससे आप जो है वो पेन से मार्कर से अपडेट कर दें, ताकि वो जो है क्लियर हो जाए उससे। जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बस आपने जो है वो खूबसूरती का ख्याल रखना है, प्रेजेंटेशन आपकी ठीक होनी चाहिए। तो आवाज आपने प्रैक्टिस करनी है यार। ठीक है ना, अपने इस फियर को खत्म करो। ये जो आपका फियर है ना आपके अंदर, इसको खत्म करो प्लीज। इसका हल ये है कि आप लिखो, जितना ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो काम करो इस पे। जितना आप इस पे लिखते जाएंगे ना, आपका फियर खत्म होता जाएगा आपका। ठीक है ना। जब भी आप इस एग्जाम में होंगे ना, सीएसएस में, और जो आपका खौफ होगा, जो सब्जेक्ट आपके लिए जो है प्रॉब्लम है, चैलेंज है, तो उस पर आपने मेहनत करनी है। उसको अपना जो है वो स्ट्रेंथ बनानी है, उसे कमजोरी नहीं बनानी अपने आप में। यार बच्चे, ऑडियो वीडियो ऑफ कर लें। ये है सुहेल। सुहेल प्लीज अपनी वीडियो ऑफ कर लें आप। बस भाई, सर बगैर पढ़े। यार ऐसा नहीं है, बगैर पढ़े तो नहीं होता। ठीक है ना, सेशन के बाद रिमूव करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह। अच्छा जी, और कोई सवाल है इसके हवाले से, एग्जाम डे के हवाले से, टॉपिक सेशन के हवाले से, कोई चीज़ हो? फिर हम चलते हैं कि आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है इस सेशन के बाद। आज के बाद आपने अपने ऐसे को चलाना कैसे, प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है। जी, कोई सवाल है तो प्लीज बताएं आप। यार अब्बास, स्पष्ट तो ना बोला करो, ठीक है ना। बाकी लोग भी देख रहे होते हैं तो पता नहीं चलता कि आप क्या बात कर रहे हो। अच्छा जी, हम चलते हैं कि आपने जो है वो इस सेशन के बाद अपनी प्रैक्टिस कैसे करनी है। अभी आपके जो है वो तकरीबन 2 से 3 हिस्से होंगे फुल, और एक आपका मॉक भी रहता है मेरे पास। तो आज एक टॉपिक मैं आपको असाइन करूंगा, जिसकी सबमिशन जो है वो आज 29 या 30 आपकी जो है वो, हम यूं कर लेते हैं, एमपीटी की जो है वो डे होगी, यानी कि 2 तारीख को आप जो है उसका सबमिशन करवाएंगे, ताकि आप एमपीटी से फ्री होके आ जाएं और शाम को ऐसे कर लें। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है वो 3 तारीख को उसकी सबमिशन होगी, और हम 4 तारीख को आपका मॉक कर लेंगे, और 5 को इंशाल्लाह आपको चेक वापस मिल जाएंगे वो। ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये है कि आपने, हम ये फर्स्ट करते हैं कि आपने जो है वो सारे ऐसे यहाँ से कर लिया, मॉक भी कर लिया, उसके बाद आप जो है वो एमपीटी भी दे चुके हैं। अब आपने अपनी तैयारी को जो है वो स्पीड अप करना है, बाकी सब्जेक्ट्स लाने हैं, अपना एससे भी है, और उसकी तैयारी कैसे करनी है। अब इस चीज़ को बिल्ड ऑन, इसके ऊपर जो है आपने कैसे कैपिटलाइज ऑन करना है। देखिए, मैं हमेशा बच्चों को एक मशवरा देता हूँ कि अपने एस्से को कभी नहीं छोड़ना आपने। ठीक है ना, ऐसे एक स्किल की तरह होता है। ठीक है ना, अगर आप इसे 10 दिन भी छोड़ेंगे, 20 दिन भी छोड़ देंगे ना, तो उसके बाद आपको फिर लिखने में मुश्किल आएगी। मतलब ऐसे बच्चे आते हैं कि वो 1 साल पढ़ते हैं, अगले साल फिर मेरे से पढ़ने दोबारा आते हैं। क्यों? इसलिए कि वो प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनको भूल जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर ही भूल जाते हैं उनको। अब आप इस स्टेज पे हैं कि आपने इतने ऐसे लिखे हैं कि आप अगर आंखें बंद करके भी ऐसे करेंगे ना, तो आपका स्ट्रक्चर की गलती नहीं होगी आपकी। ठीक है ना। तो इसी को आपने जो है वो आगे इम्प्रूव करना है, नेक्स्ट लेवल पे उसको लेके जाना है, एडवांस लेवल पे लेके जाना है। अब उसका स्टाइल ये है कि आप हफ्ते में कैसे करेंगे इनिशियली। ठीक है ना, हफ्ते में, लाइक अगर आपका जो है वो अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, ये 3 महीने आप हफ्ते में एक ऐसे करेंगे, तो तकरीबन आपके पास जो है वो 12 ऐसे बन जाते हैं। अब इसका स्टाइल क्या होगा, उसमें यह है कि आपने एक हफ्ते के लिए एक थीम उठाना है। ठीक है। अभी हमने टॉपिक वाइज किया, अब आपने जो है वो थीम वाइज तैयारी करनी है इस सेशन के बाद। फॉर एग्जांपल, आपके पास इकोनॉमी का थीम है,
पाकिस्तान की इकोनॉमी है तो उसके ऊपर आपने तैयार करने बेसिक चीज़ें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का स्टेटस क्या है इस टाइम जो है हमारे इंडिकेटर्स क्या शो कर रहे हैं, उसमें क्या जो है मेजर फैक्टर्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसके सोल्यूशंस हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। आप उसमें इन्फ्लेशन पे बात कर सकते हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको आप देख सकते हैं। आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो एक चल आ रहा है उसका जो है आप कह सकते हैं कि ताल्लुक उसके ऊपर भी देख सकते हैं। ठीक है ना। ओवरऑल जो है वो आप रशिया यूक्रेन वॉर है उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट को आप देख सकते हैं। देन चाइना और यूएसए के जो कन्फ्लिक्ट है उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पे ओवरऑल आपने जो है इकोनॉमी को हर हवाले से तैयार करना है। इसको नेट से तैयार करें, कोई रिसर्च पेपर है वो तैयार करें आप। 5 से 6 दिन आपने जो है वो इसके ऊपर रोजाना के बेस पे कुछ ना कुछ पढ़ना है और उन चीज़ों को नोट करना है। जो आर्गूमेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे आप उसको नोट करें, कोई डेटा आएगा उसको नोट करें, कोटेशंस आती है नोट करें, किसी बुक का हवाला है उसे नोट करें। आप आपने फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो एक टॉपिक थीम तैयार किया और उसको 10 पेजेस के ऊपर आपने नोट्स बना लिए उसके रफ में। ठीक है, उसके अंदर आपके पास सारी चीज़ें आ गई। अब आपने उसके ऊपर एक टॉपिक लेना है। आप टॉपिक खुद से भी बना सकते हैं, किसी के मॉक से उठा सकते हैं, कोई इस पास्ट पेपर में से अगर आपको एक्सपेक्टेड आपको लगता है कि ये आ सकते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। या अगर आप किसी उस्ताद के साथ अटैच है, मेंटोर के साथ, ऐसे के टीचर के साथ, तो उनसे भी आप टॉपिक लिख सकते हैं। उस थीम के ऊपर आपने एक टॉपिक लेना है। उस नॉलेज को, इस इंफॉर्मेशन को जो आपने रिसर्च की थी उसको यूज करते हुए आपने एक दिन लगा के पूरा आपने ऐसे करना है उसके ऊपर। अब उसमें 4 घंटे लगाए, 5-6 घंटे जितने भी लगाए, आपने एक दिन में जो है अपने ऐसे करना है। एक दिन फिक्स कर लें कि मैंने इस दिन ऐसे करना है हफ्ते में। उस दिन आप उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए ऐसे लिखें और उसको जो है वो सर को भेज दें और उसकी वैल्यूएशन करवा लें आप। ठीक है, उसकी वैल्यूएशन से क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रक्चर है वो तो पहले ठीक हो चुका है। अब लैंग्वेज पे काम हो जाएगा आपका, कंटेंट पे काम होगा, टॉपिक हैंडलिंग पे काम होगा, पैराग्राफ्स कैसे मैच्योर हो सकते हैं, यूनिफॉर्म कैसे लुक आ सकती है। फिर ये कि आपने जो है वो अभी आप लोगों ने फुल लेंथ से किसी ने नहीं किया, कम बच्चों ने किया, तो अब अपने फुल लेंथ से पे जाना है। ठीक है, फुल लेंथ से करने में आपको कितना टाइम लगता है, उस टाइम को कैसे आप जो है कम कर सकते हैं, अपनी स्पीड को बेहतर कर सकते हैं, क्या चीज़ें गलतियां होती हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपकी वैल्यूएशन से बेहतर होंगी। इसी तरह वो जो गलतियां आपके सामने आएंगी फीडबैक, वो आपने अगले हफ्ते के जो एस्से है उसके अंदर आपने बेहतर करना है, उन गलतियों को अवॉइड करना है। तो आप इसी तरह इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। एक हफ्ते में एक थीम ले लिया, इकोनॉमी पे ले लिया, अगला ऐसे जो है आपने वुमन पे ले लिया, फेमिनिज्म पे, देन क्लाइमेट चेंज जो आपने टॉपिक उठा लिया, देन आपने जो है वो जियो इकोनॉमिक्स पे उठा लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उठा लिया। ठीक है, इसी तरह जो है वो आपके पास गवर्नेंस है, उसके अलावा पॉलिटिक्स पे है। जितने भी आप कर सकते हैं आपने कोशिश करनी है, ये आपने कम से कम दिसंबर तक इस तरह करनी है। मेरे पास ये होता है कि जो बच्चे इस सेशन से निकलते हैं ना मेरे पास 1 मंथ के बाद, उसमें से कुछ कंटिन्यू करते हैं मेरे साथ। मैं उनको जो है वीकली असाइनमेंट देता हूँ, जिसे आपको समझाया इसी तरह कि मैं उनको टॉपिक दे दूंगा, थीम दे दूंगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जो है वो शो करता हूँ कि अगर मेरे पास कोई पड़ा हुआ है इसका यहाँ पे लेट मी सी के यहाँ पे ये देखें, ये एक थीम है आपके सामने। ठीक है, मैंने बच्चों को जो है वो ये असाइन किया एक हफ्ते में। ठीक है ना, कि आपने इसके अंदर ये चीज़ें, जियोग्रामिक्स क्या होती है, इसके फीचर्स क्या हैं, कंपैरिजन विद जियोपॉलिटिक्स, और ये दोनों का ताल्लुक कैसे है आपस में, क्या है इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, क्या हैं जियोग्रामिक्स के बेनिफिट्स, क्या हैं फ़ायदे नुकसान वगैरह देखने हैं। उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री चेक करनी है, पाकिस्तान के हवाले से देखना है, और इसके कामयाब जो मॉडल्स हैं वो देखने हैं। आपने ये 5-6 दिन में तैयार करना है। उसके बाद मैं इसको टॉपिक बना के दूंगा इसके ऊपर, और वो मुझे चेक करेंगे, सेंड करेंगे, और मैं उसको चेक करके वापस करूंगा। फिर अगले हफ्ते के लिए जब वो एक ऐसे कर लेंगे, तो जैसे वो ऐसे सबमिट कराएंगे तो उसको अगला जो है थीम मिल जाएगा। तो वो 5-6 दिन उसको जो है तैयार करेंगे, और अगले 1 से 2 दिन में उनको जो है वो ऐसे जगह को मिल जाएगा। तो वो गलतियां फिर उसको बेहतर कर सकते हैं। मेरे साथ बच्चे इस तरह चल रहे होते हैं, वीकली बेस पे, मंथली बेस पे चल रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप में से कोई करना चाहे तो वो भी आ सकता है, मोस्ट वेलकम है, बता सकते हैं, आप शेयर करें तो उसको जो है वो हम कर लेंगे डिस्कस। ठीक है। देन जब आपका जो है दिसंबर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद अगर आप देखेंगे आपको जो है वो तैयारी का लेवल क्या है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऐसे की तैयारी जो है वो अच्छी जा रही है, कम आप जो है वो कन्वीनियंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं, सारी चीज़ें ओके हैं, तो उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। ठीक है ना, वीकली बेस वाली। अगर आपको लगता है कि अभी ऐसे में जो है वो इश्यूज हैं, कमजोरी हैं, तो उस पर आप स्पीड बढ़ा दें, उस पर काम बढ़ा दें, लाइक हफ्ते में 2 हिस्से कर लें, 3 हिस्से कर लें आप। एंड पे जो है वो आपका लास्ट वीक होता है, मैं बच्चों को करवाता हूँ मैराथन के, रोजाना का एक हिस्से होता है। ठीक है, उसका जो है वो ऐसे में तो हेल्प होती है, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर भी उनको फायदा हो रहा होता है। तो अगर उसमें भी आप आना चाहेंगे तो उसकी जो है वो मैं ऐड शेयर करूंगा। वो बल्क
वो बिल्कुल एंड के ऊपर होता है। या अगर ऐसा हो कि बच्चे ज़्यादा हो जाए तो फिर इसमें 2 हफ्तों में कर लेता हूँ। लास्ट टाइम भी ऐसे किया कि 10 बच्चे मेरे पास पहले आ गए, 10 बाद में थे। तो मेरे लिए 10 से ज़्यादा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। रोज़ाना के बेस पे हर एक का एक ऐसे आ रहा होता है और उसको चेक करना, फुल लेंथ से वापस करना, वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो इसको मैं 2 हफ्तों के अंदर भी कर लेता हूँ। तो मैं इसको इंशाल्लाह तकरीबन जो है वो 15 जनवरी है तब से जो है इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगा। तो वो भी आपसे जो है वो शेयर कर दी जाएँगी चीज़ें। तो ये है आपकी ओवरऑल जो आपने अपनी इस सेशन के बाद अपनी एस्से की तैयारी है उसे आपने कैरी ऑन करना है। एस्से बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इस पे अपने काम करते रहना है। अगर कोई बच्चा ये समझता है कि इस सेशन से उनका एस्से ठीक हो चुका है और वो इसी से पास कर लेंगे, बिल्कुल आपने इस जो है वो खुशफ़हमी में नहीं रहना, ठीक है ना? आपने रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, आपने जो है वो इस चीज़ पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है, बेहतर करना है आपने। ठीक है जी। अब कोई सवाल है यहाँ पे तो आप लोग पूछ सकते हैं।